हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम नियमित फार्मा क्लासेस। जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, जो पुराने पेपर्स थे उनकी, तो इसमें अपना एक पेपर था आई आईटीबीपी फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो अभी एक वैकेंसी आई आपकी सीआईएसएफ फार्मासिस्ट। सेम होती है आपकी पैरामिलिट्री की वैकेंसियाँ, लगभग सेम, आपका सेम ही पैटर्न का पेपर मिलेगा। तो ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट टाइम सीआईएसएफ में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है, तो हम पुराने सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, एसएसबी का, इन सब का पेपर हम धीरे धीरे सोल्व करेंगे। तो ठीक है, इसी क्रम में हम आज आईटीबीपी का सोल्व करें। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने डाल दिया है इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज सेकंड पार्ट हम इसका स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपका फार्मा है, यानी कि ट्रेड एंड प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी फार्मासिस्ट का जो ट्रेड है उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो इससे आपका ये क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच क्लासिफिकेशन सिस्टम द ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट पार्ट्स और एनिमल पार्ट्स। तो इसका आपका आंसर दिया गया है इसमें। इसमें ऑप्शन आपका अल्फाबेटिकली क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड आपका मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फोर्थ आपका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसका आपका आंसर होगा थर्ड, यानी कि आपको क्या पूछा गया है, उसके जो आपको पूछा गया है कि एक्सटर्नल कैरेक्टर्स पे प्लांट्स और एनिमल्स पर किस में आता है आपका, अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो बाहर से दिखने वाले पार्ट्स हैं ना, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से और क्लासिफिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स आपका टॉपिक किस में आता है आपका, बायोकेमिस्ट्री में। आप अगर लगातार नियमित फार्मा क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी अपना मेनली फोकस रहेगा आपका सीएसएफ पे। तो सीएसएफ पे इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैंने भी एग्ज़ाम दे रखा है, मैंने जॉब भी की है आईटीबीपी में, यानी कि पैरामिलिट्री में। ठीक है, उसके बाद मैं इस नौकरी में आया हूँ। तो दोस्तों ये अपना कंप्लीट डिटेल आएगा। ठीक है, तो आपका बायोकेमिस्ट्री में जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले इसमें आता है कि हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो फर्स्ट आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। किस में आते हैं आपके, क्या होते हैं पॉलीसैकेराइड्स? तो पॉलीसैकेराइड्स आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, ये आपको कंप्लीट तो इसमें थ्योरी चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा, बाकी थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए यहाँ पे। जैसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स, ये किस में आते हैं आपके, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके। कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप के होते हैं, मोनो सेकेराइड, डाई सेकेराइड, ठीक है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड में दो होते हैं आपके, एक तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड है ना। तो हेटेरोपॉलीसैकेराइड जिसमें आपका बहुत सारी यूनिट्स जुड़ी हुई हैं बट वो डिफरेंट डिफरेंट हो, वो होता है आपका हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पे स्टार्च पॉलीसैकेराइड आपका, सेलुलोज आपका पॉलीसैकेराइड, ग्लाइकोजन आपका पॉलीसैकेराइड। ठीक है, ये आपका कौन सा, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। ये आपके होमोपॉलीसैकेराइड यानी एक जैसी यूनिट्स जुड़ी हुई हैं, और इसमें क्या आपकी अलग अलग यूनिट्स जुड़ी हैं। तो ये क्या होगा आपका, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। थर्ड क्वेश्चन आपका, वन ऑफ द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड की क्या, जिसमें आइसोथायोसाइनेट ब्लैक मस्टर्ड जो है उसका क्या यूज है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन आपका जब फार्माकोग्नोसी आप पढ़ते हैं तो उसमें इस हिसाब से क्लासिफिकेशन आता है कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड। ठीक है, तो उसमें उसका एग्जांपल होता है आपका ब्लैक मस्टर्ड, जो अपन घर में यूज करते हैं ब्लैक मस्टर्ड। इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है ब्लैक मस्टर्ड में, सिनिग्रीन। सिनिग्रीन, इसमें जो आपकी वो आती है, स्मेल आती है सरसों के तेल में, वो किस वजह से आती है, सल्फर की वजह से। ठीक है, ये दो क्वेश्चन भी आपके फार्माकोग्नोसी में पूछे जाते हैं। सिनिग्रीन कंटेंट होता है, ठीक है, सल्फर होता है। तो ये किस, कौन सा है आपका यूज में यूज किया जाता है आपका, काउंटर इरिटेंट। ठीक है, ये इरिटेशन देता है। नर्वाइन टॉनिक अलग ड्रग्स आते हैं आपके, स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट है ना, जो कफ सिरप में यूज किए जाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। ठीक है, सेडेटिव्स जो आपको नींद लाने में या आपको डिप्रेशन में यूज की जाती हैं। तो आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड का एग्जाम्पल ब्लैक मस्टर्ड भी हो गया। ठीक है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन में ही एक और क्वेश्चन है कि आइसोथायोसाइनाइड क्या है, ब्लैक मस्टर्ड है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कंटेंट मिलता है आपका, सिनिग्रीन। ठीक है, कौन सा क्या होता है इसमें, सल्फर प्रेजेंट होता है। और एक इसका यूज क्या हो गया, एक आपका काउंटर इरिटेंट के तौर पर इसको यूज किया जाता है। तो एक क्वेश्चन से ही चार। ठीक है, ये कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ द ए सेलुलर क्रूड ड्रग्स। ए सेलुलर क्रूड ड्रग, इसमें सेल, तो ठीक है, रूट्स, लीव, बार्क,
ये तो आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा ना अलग से, रूट बार और रेजिन, जो इससे क्या होता है आपका ऑक्टेन होता है, ना कि इसका प्लांट का कोई पार्ट होता है, रेजिन्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आंसर क्या हो गया, रेजिन्स। अगर आपको नहीं भी आता, थोड़ा आप दिमाग लगाते तो इसको सोल्व कर पा सकते हो। अगला है आपका प्रोटीन सिंथेसिस ऑक्योर इन द सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। जो आपके प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट हो और आपके यूकैरियोटिक में प्रेजेंट हो, और उसमें क्या होता हो, प्रोटीन का सिंथेसिस। तो सीधा सा सिंपल क्या आएगा आपका, राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है, चाहे वो सेल ए सेल यानी प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक, राइबोसोम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, 30S राइबोसोम यूनिट होती है, 40S राइबोसोम यूनिट होती है ना, दो तरह के राइबोसोम होते हैं आपके, 70S और 80S, दो यूनिट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं आपके सेल के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी आपका सेल का पार्ट है, ये भी आपके सेल के पार्ट है, तो ये आपका सेल का पार्ट है। कंप्लीट डिटेल जैसे हम HAP जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट डिटेल में बताया दिया जाएगा। अगला है, किसे थायामीन भी कहा जाता है। कौन से विटामिन को थायामीन कहते हैं, विटामिन B1। जैसे हम पढ़ते हैं विटामिन B1 का नाम क्या हो गया, थायामीन। B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, B9, B12 का नाम बहुत बार पूछा जाता है, B12 को क्या बोलते हैं, कमेंट में बताएंगे आप सभी विटामिन के नाम, B1, B2, B3, B4, ओके, B5, B6, B7, B9। जब हम कंप्लीट इसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, तो आपको कंप्लीट इनके यूजेज, इनका नाम नाम बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इन विटामिन से किसी का भी नाम आता है, जैसे विटामिन B1 का नाम आ जाएगा, यानी जैसे इसमें विटामिन B1 का आ गया, तो इसी तरह से किसी भी B1 B वाले का आ जाएगा, या ए का आ जाएगा। ठीक है, रेटिनोल। विटामिन डी का आ जाएगा कोल कैल्सिफेरोल। ठीक है, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन और बी ए थायमीन। इनके आप मुझे कमेंट में नाम बताएंगे। B7 का बायोटीन। ठीक है, फोलिक एसिड, इसका मिथाइल साइनोकोबालामीन। B6 का, B2 का, B3 का, ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। तो ओके, आपको विटामिन के नाम भी याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ द एसिडिफायर्स मेनली यूजफुल इन केस ऑफ एक्लोरहाइडिया और हाइपोक्लोरिडिया। यानी कि कौन सा, क्या आते हैं आपके, टाइप ऑफ द एसिडिफायर मेनली यूज इन केस ऑफ द एक्लोरहाइड्रिया, यानी ए लगा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या नहीं बन रहा है आपका, HCl। ठीक है, HCl नहीं बन रहा है। कहाँ पे जरूरत होती है HCl की, तो ये आपका स्टोमक। ठीक है, यहाँ पे सेल्स होती हैं, गैस्ट्रिक सेल्स, जो किसका रिलीज करती हैं, आपके HCl का। किसी पेशेंट के अंदर अगर ये नहीं बन रहा है, तो उसको बाहर से आपको क्या देना पड़ेगा, एसिड देना पड़ेगा। ठीक है, बाहर से एसिड देंगे, कौन सा देंगे, HCl ही देंगे डाइल्यूट फॉर्म में। डाइल्यूट फॉर्म में उसको एसिड दिया जाता है। ज़्यादा अगर किसी के अंदर ज़्यादा एसिड बनता है, तो उनको कौन से ड्रग दिए जाते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स दिए जाते हैं, जैसे कि ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ठीक है, पेंटाप्राजोल, एस्मेप्राजोल, जितने भी प्राजोल आएंगे आपके, ये सब किस में दिए जाते हैं, फिर उसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। जब ज़्यादा एसिड बन रहा है, जब कम एसिड बन रहा है, तो क्या दिए जाएंगे, फिर गैस्ट्रिक एसिडिफायर्स। ठीक है, डायरेक्ट एसिड नहीं दिया जाएगा, है ना। ठीक है, सिस्टमिक एसिडिफायर नहीं दिया जाएगा। सिस्टमिक एसिडिफायर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा, इसलिए गैस्ट्रिक एसिडिफायर दिए जाते हैं। यूरिनरी एसिडिफायर, ये क्या करेंगे, यूरिन के अंदर जाएंगे। तो अपने को कहाँ काम करवाना है, एसिड कहाँ काम आएगा, आपके स्टोमक के अंदर। ये क्या है आपका स्टोमक, तो स्टोमक में काम आने के लिए गैस्ट्रिक एसिडिफायर। आपको पेपर में स्ट्रेस नहीं लेना, थोड़ा सा दिमाग लगा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आइडेंटिफाई वन ऑफ द एटिपिकल न्यूरोलेप्टिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में दो तरह की ड्रग आती हैं आपकी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक है, तो आपसे किसमें पूछा है, एटिपिकल न्यूरो। ठीक है, तो इसमें कौन सी ड्रग आएगी आपकी, सल्फ्यूराइड। ठीक है, कौन सी ड्रग आ गई आपकी, सल्फ्यूराइड। थायोरिजिडिन, ये कौन सी ड्रग है आपकी, टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। थायोरिडाजिन, मीजोरिडाजिन, प्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन। ठीक है, ये भी आपकी कौन सी है, टिपिकल। ये सब आपकी तीनों कौन सी है, टिपिकल। तो क्लासिफिकेशन जब हम इसका पढ़ते हैं, तो इसमें आप कंप्लीट पढ़ते हैं, टिपिकल एटिपिकल। तो इसमें एटिपिकल का एग्जाम्पल है सल्फ्यूराइड। ओके, याद रखना अपने को। अगला है द मॉलिक्यूल्स ऑफ द इरिथ्रोज कंटेन्स। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल आ गया, फिर से आपका वही कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर
मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में आपके शुरू होते हैं 3 नंबर, 4, 5 से ऐसे। तो जो आपका जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसका एग्जाम्पल क्या है आपका इरिथ्रोज, याद रहेगा, ठीक है। तो 4 कार्बन ऑफ एटम, ठीक है। मोनोसेकेराइड में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। डाइसेकेराइड में माल्टोज, लैक्टोज और आपका सुक्रोज। उसके बाद सब क्या आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड, ठीक है। उसके बाद सब क्या आते हैं आपके पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया इरिथ्रोज, इसका एग्जाम्पल होता है पेंटोज, ठीक है। इरिथ्रोज इसका एग्जाम्पल आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, which is filtration theory applicable in case which filtrations occur primarily through the size exclusion and use in the analysis of the particle size distribution, ठीक है। तो इसका सीधा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया आपका सीविंग थ्योरी। वह कौन सी थ्योरी जिसके बारे में क्या करती है फिल्ट्रेशन करती है, किसके हिसाब से साइज, पार्टिकल साइज के हिसाब से करती है। उसमें क्या है आपकी सीव, जो छलनी वाली थ्योरी होती है, ये ऊपर से नीचे जैसे साइज बढ़ती जाएगी तो पार्टिकल्स उसमें रुकते जाएंगे, ठीक है। तो आपको सीयू के लिए एक और बता देता हूँ, 2.54 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितने पोर्स होते हैं, नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, ठीक है, वही उसकी क्या होती है सीयू साइज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है ये 2.54 सेंटीमीटर पूछा जाता है कि जब आपकी सीयू होती है उसकी पोर साइज कैसे डिसाइड करेंगे, तो कितने एरिया में 2.54 सेंटीमीटर एरिया नंबर ऑफ पोर्स आपकी सीयू नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है एसिटाइल कोलिन एंड एट्रोपिन एंटागोनिज्म एट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है। आपकी बॉडी में कितने तरह के एम रिसेप्टर, एन रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, दो रिसेप्टर होते हैं, M1, M2, M3, और इसमें एन रिसेप्टर, एम रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे होते हैं, ये आपके गैंग्लियास पे होते हैं, ठीक है, ये आपके बॉडी पार्ट्स में होते हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन यानी कि ACH, एसिटाइल कोलिन और आपका एट्रोपिन, एट्रोपिन आपकी किस में आती है लाइफ सेविंग ड्रग में आती है। ये चीज़ बहुत बार एक बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, लाइफ सेविंग ड्रग में एट्रोपिन, ठीक है। ये किस तरह की होती है एंटी मस्करेनिक ड्रग होती है, एंटी मस्करेनिक, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इसके क्लासिफिकेशन के हिसाब से एंटी मस्करेनिक, ठीक है। ये एसिटाइल कोलिन के जस्ट अपोजिट काम करती है, यानी कि ये क्या करता है आपके हार्ट रेट को कम करता है, हार्ट रेट को कम करता है, ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। जो चेस्ट में इंजेक्शन लगता है वो एट्रोपिन का लगाया जाता है, जब कोई पर्सन बिल्कुल ऐसे लगता है डॉक्टर को कि इसके डेड होने वाला है तो एट्रोपिन का इंजेक्शन लगता है, या आपका एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। एट्रोपिन या एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगा है। तो लाइफ सेविंग ड्रग मोस्ट आपके सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग होती है आपकी एट्रोपिन, एंटी मस्करेनिक होती है, ये लाइफ सेविंग ड्रग होती है, चीज़ याद रख लेना एट्रोपिन के बारे में। एसिटाइल कोलिन का एंटागोनिज्म होती है, कौन सा किस तरह का कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होती है, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल ओवर ए न्यूली डेवलप्ड सरफेस इज, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा डिफ्यूजिव मेथड, ओके। ये आपको इसके बारे में थ्योरी आपको धीरे धीरे क्लासेज में पढ़ाई जाएगी। अलग से किसी को क्लास चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं लास्ट में क्लास के दे दिए जाएंगे, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल जो CSF के लिए बैच चलेगा उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लैक मस्टर्ड, अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका आपकी ब्लैक मस्टर्ड के बारे में बहुत बार। इसकी फैमिली, इसका क्लासिफिकेशन जो ऊपर बताया था थायो वाला, ठीक है, और इसका कंटेंट, ये आ गया आपका कंटेंट सिनिग्री, मतलब हर एक दो एग्जाम छोड़ के पूछा जाने वाला क्वेश्चन है किस टाइप का ग्लाइकोसाइड है, तो आपको ऊपर बताया था, ठीक है, क्या कंटेंट मिलता है, मस्टर्ड की क्या क्लास होती है, ठीक है, ये सब इसके बारे में। और मस्टर्ड का जो सल्फर बताया था, गंध किसकी वजह से आती है आपकी सल्फर की वजह से। सिफलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल्स होते हैं आपके एमीन्स का, ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके एमीन्स का, बेंजोइक एसिड ड्रग्स, क्विनोलिन्स, क्विनोल्स, ठीक है, ये सब आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। तो किसका एग्जाम्पल है सिफिलिन्स, आपके एमीन्स का एग्जाम्पल है। विच इज द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ बिटर आलमंड, जो आपके कड़वे बादाम होते हैं ना जिनके अंदर क्या पॉइजनस सब्सटेंस भी मिलता है साइनाइड, तो वो
कौन से किसका उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ड्राइड राइप सीड ऑफ द प्रोनस एमाइडेलस। ठीक है, तो ये आपका बिटर अल्मंड होता है जिसके अंदर साइनाइड जैसा कंटेंट मिलता है, जहरीला कंटेंट। ओके, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। तो सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होगी आपकी, बॉक्सेस। ये सब क्या होगी आपकी फर्स्ट, डायरेक्ट आपने ड्रग बनाई, ब्लिस्टर पैकिंग, एज प्रोटेक्टर, स्ट्रिप पैकेजिंग। ठीक है, जो आपकी स्ट्रिप आती है इस तरह से आपकी जो पैकेजिंग आती है ब्लिस्टर पैकेजिंग होगी। ठीक है, यहाँ इसमें दवा रख दी जाती है, आपको नीचे से इसको पैक किया जाता है। एक आपकी शायद स्ट्रिप आती है, उसके बीच में स्ट्रिप में रख के दूसरी उसके ऊपर से रख दी जाती है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका पैकेजिंग। तो इसमें बॉक्स क्या आ गया आपका, सेकंड पैकेजिंग, यानी कि फर्स्ट पैकेजिंग अंदर से होगी स्ट्रिप्स की, सेकंड उसके बॉक्स जो मेन बड़ा बॉक्स रखा जाता है। विच इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ द सेरिब्रोसाइड्स। ठीक है, तो सेरिब्रोसाइड्स का इम्पोर्टेंट टाइप में एग्जाम्पल आपका क्रेसिन। ठीक है, क्या एग्जाम्पल आपका क्रेसिन। तो आपको इजीली तैयारी करनी है, ज़्यादा एडक नहीं देनी है। ये आपका सिलेबस मैक्सिमम 3 मंथ्स में कंप्लीट होने वाला सिलेबस है। टोटल फार्मेसी 3 मंथ्स। 3 मंथ में कब होना पॉसिबल है, जब स्टूडेंट्स टीचर का साथ दें। स्टूडेंट का साथ देंगे, टीचर्स का, यानी कि जो पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ के आएँ। ठीक है, उसको पढ़ के अगली क्लास के लिए तैयार रहें, उसमें से जो भी क्वेश्चन आए उसको एक दूसरे को रिलेटेड करें। ऐसा नहीं है कि आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं मतलब आप फार्माकोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। अगर कोई ड्रग आती है फार्माकोलॉजी की तो उसको आप डायरेक्ट फार्माकोग्नोसिस से कनेक्ट करिए। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उसकी जो प्रिपरेशन है उसको याद रखिए। ठीक है, कौन से शेड्यूल में आ रही है, यानी कि जूरिस भी आ गया उसका अंदर। ठीक है, वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, कहाँ काम कर रही है वो ड्रग, तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑर्गन्स का काम आ गया तो एच आ गया। ठीक है, उस ड्रग की स्ट्रक्चर का मामला आ गया तो आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई। तो ऐसा नहीं है कि आप एक फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसका मतलब फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजी के साथ आप इतने सब्जेक्ट और भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वो ड्रग हॉस्पिटल में जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं उसके साइड इफेक्ट आ गए तो वो किस पेशेंट को नहीं देनी है ना, तो ये आपके हॉस्पिटल फार्मेसी का क्वेश्चन भी हो गया। कहाँ रखनी है उस ड्रग को। ठीक है, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल में आ गई है ना, यानी कि DSBM ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट में आ गई। तो इस तरह से एक ड्रग के साथ आप पूरा रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी और याद करने में भी। फार्माकोलॉजी ना कि रटने का सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, समझने का सब्जेक्ट है। जितना आप समझेंगे उतना आपको अच्छे से याद रह पाएगा, और आप रटते रहेंगे तो धीरे से आप धीरे 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 करके भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। और आपका एक सब्जेक्ट रटेंगे, जैसे कोलॉजी रट रहे हैं, थोड़े दिन बाद कॉग्नो से आएगी तो फिर उसे भूल जाएंगे कोलॉजी को। इसलिए आपस में एक दूसरे को रिलेट रखें। व्हाट इज द, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप नियमित फार्मा क्लासेस से जुड़े रहिए। विच व्हाट इज द फिजिकल डैश केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो HCl की क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसी HCl को अगर हम HB में देखें तो कहाँ से रिलीज हो रहा है, आपके स्टोमक में रिलीज हो रहा है। काम क्या करता है, जो आपने फूड खाया उसको डाइजेस्ट कराने में काम करता है। ठीक है, इसी में अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो इसके ऊपर जो कॉन्सेप्ट हैं H+Cl-, जो भी आपकी एसिड बेस थ्योरी है वो सब इस पे चलती है। इसका एक और नाम आता है, ठीक है, म्यूरेटिक एसिड। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि म्यूरेटिक एसिड क्या होता है। HCl दे दिया आपको, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, HCl का मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया जाता है। तो आपको एक क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, लेकिन टीचर ने मान लो पढ़ा दिया आपको HCl, आपने एक दो चीज़ें याद कर ली, बाकी सोचा कि कोई काम की नहीं है, बट टीचर ने जो पढ़ाया वो आपको हर चीज़ याद रखनी है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टी पूछा तो ये क्या देता है, गिव्स वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट। जब आप इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिक्स करेंगे तो क्या देगा, वाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि जैसे आपने टेस्ट ट्यूब में डाला तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, वाइट वाइट आपका दिखने लगेगा। तो वो क्या होती है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो करता है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो हाइपोफॉस्फोरिक एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इसका क्या आंसर में है, क्लियर येलोइश लिक्विड। कैसा लिक्विड होता है, क्लियर होता है और येलोइश लिक्विड होता है। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीरिडक्टेज यूजेज H2O2 एज एन ऑक्सीडेंट। ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तो ये क्या सा ऑक्सीडो रिडक्टेज यूज में लिया जाता है, तो इसका क्या है, पर ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसके जो पर ऑक्सीडेज होते हैं वो क्या काम आते हैं आपको, इसका नाम भी तो यही हो गया,
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो ये पर ऑक्सीडेजेज जो होते हैं इसके, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडेंट काम करते हैं। आधे में तो क्वेश्चन में ही जवाब मिल जाएगा आपको। आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टैनिक एसिड। तो टैनिक एसिड के अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, ये आपका फार्माकोग्नोसी आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज। ठीक है, पेपर इतने इजी नहीं आते कि आप सोचेंगे कि बस बिना पढ़े आपने तुक्का मारा और पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको दिन रात जग के मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, चलना आपको खुद को पड़ेगा। ये नहीं कि टीचर ही आपकी जगह चल लेगा। टीचर ने अपना काम कर लिया है पढ़ाने का, अब उसके आगे काम आप खुद करेंगे। विच एडल्ट्रेशंस इज मोर कॉमन इन केस ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स कंटेनिंग ड्रग्स लाइक फेनल जो आपकी सौंफ होती है, क्लोव आपकी लौंग होती है, कोरिएंडर जो आपका धनिया है, और कारवे एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनके अंदर मोर कॉमन क्या मिला दिया जाता है, सब्सटीट्यूशंस विद एग्जॉस्टेड ड्रग। मतलब क्या करेंगे, उसकी जगह जैसे मेन ड्रग है, मान लो आपकी ये ले लो लौंग, यानी कि आपकी सौंफ ली आपने, तो इसमें जैसे सौंफ है आपकी, तो इसका क्या करेगा, जो इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, ठीक है, जो इसका मेन एक्टिव जो सब्सटेंस था, उसको इसको निकाल लिया जाएगा। कैसे निकालेंगे, इवेपोरेशन से। इवेपोरेट या तो इसको गर्म करेंगे, या इसको क्या करेंगे, वो बॉईल कर लेंगे, या क्या करेंगे, इसको वाइपर में रखेंगे, तो इसका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट था वो निकल जाएगा। तो आपके पास सिर्फ उसका बाहर का ये मतलब उसका जो पूरा जो पार्ट था वो तो आ जाएगा, बट उसके अंदर जो एक्टिव ड्रग थी, वोलेटाइल नेचर की जो ड्रग थी ना, वो उसको उन्होंने निकाल ली इसके अंदर से। ठीक है, तो वो एग्जॉस्टेड ड्रग आपको मिलेगी, यानी कि उसके अंदर इतना एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप यूज एज ए सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। ठीक है, तो कौन सा है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, बेंजोडाइजिपाइंस। कौन आ गया आपका इसमें, बेंजोडाइजिपाइंस। तो ये आपके क्या होते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, तो आप क्या बताएंगे, पता होगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा, ऐसा नहीं होता। इसमें आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन था, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो टिपिकल में आपकी कौन सी ड्रग बताई थी मैंने, प्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ट्राइफ्लूप्रोमाजीन, थायरोइडाजिन उसमें ऑप्शन में भी था, क्लोरप्रोमाजीन भी ऑप्शन में था। ठीक है, वो दोनों ऑप्शन में दे दिए। एक हेलोपेरिडोल भी आती है। और वहीं आपकी एटिपिकल में आपको कौन सी बताई थी, सल्फ्यूराइड। ठीक है, एक तो इस तरह से क्लासिफिकेशन, ऐसा नहीं है कि आप सीधा पूछो, सीधा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इतना आसान अगर होता गवर्नमेंट जॉब लगना तो सभी गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हैं। ठीक है, सीधा है नहीं। तो इसमें आपका है बेंजोडाइजिपाइंस। ठीक है, तो बेंजोडाइजिपाइंस के एग्जांपल कोई याद है किसी को, कमेंट्स में बताना। ठीक है, मैं बताता हूँ कुछ, जैसे आपका डाइजिपाम। ठीक है, डाइजिपाम हो गया आपका, ऑक्साजिपाम हो गया आपका, लोराजिपाम जो ड्रग आती है, वो सब क्या होते हैं आपके, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स होती हैं। ठीक है, एल्प्राजोलाम आ गया आपका, एस्टाजोलाम आ गया, ट्राइजोलाम आ गया, ये सब क्या होते हैं, सेडेटिव और हिप्नोटिक्स होते हैं। ठीक है, बारबिचरेट्स, आपसे ये इसका क्वेश्चन भी मान लो पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो बारबिचरेट्स के बारे में पूछ लेता, तो क्या बताते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन बारबिचरेट्स के एग्जाम्पल में क्या आता है, फिनोबार्बिटोन, मीफोबार्बिटोन, है ना। तो इस तरह से कुछ भी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको पूरा याद रखना है। बीटा एड्रेनल रिसेप्टर एगोनिस्ट, यानी कि जो बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले ड्रग्स। ठीक है, 5-HT1 रिसेप्टर एगोनिस्ट जो है उसको एक्टिवेट करने वाले रिसेप्टर यानी सेरोटोनिन वाले ड्रग। तो इस तरह से कंप्लीट आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तभी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड्स हैव द 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। देखो फिर वही आ गया आपका मोनो, यानी कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में कौन आ गया आपका, 2D, 2 बीटा डी ग्लूकोज। मैंने आपको 3 नाम बताए थे डाइसैकेराइड के, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ओके, तो इसका एग्जांपल होगा सेल्यूलोज। कौन से स्ट्रक्चर पूछ रहा है आपके, 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर पूछ रहा है ना। इनमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर रखता है, कौन सा डाइसैकेराइड जो ये स्ट्रक्चर रखता है, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, ये इनमें स्ट्रक्चर नहीं आती है, किस में होती है यहाँ पे, सेल्यूलोज में स्ट्रक्चर होती है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द सिंथेटिक सोर्स। ठीक है, सिंथेटिक सोर्स, पेनिसिलिन किससे ऑब्टेन होती है, पेनिसिलम नोटाटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस। ठीक है, मॉर्फिन आपके पेड़ पेपावरिन। ठीक है, सोमनीफेरम।
एस्पिरिन का क्या नाम होता है? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो एस्पिरिन आपकी कौन सी ड्रग होती है? अगर आपको मान लो जी इन तीनों ऊपर वालों के बारे में नहीं पता तो क्या तुक्का लगा दिया आप? कुछ भी लगा देते हैं, तो आपका नेगेटिव मार्किंग आ जाती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, मॉर्फिन कहाँ से ऑब्टेन हुए? ठीक है, फंगस से हो रहा है कोई, यानी कि सोर्स से हो रहे हैं, किसी सोर्स से, लैब में नहीं बन रहा है। एस्पिरिन कहाँ बन रहा है? लैब में। एसिटाइल लिया, सैलिसिलिक एसिड लिया, क्या बना दिया आपने? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एस्पिरिन। अब इसमें से ही अगर आप और क्वेश्चन निकालने चाहिए तो पेनिसिलिन का पता है मैंने सोर्स, तीनों का। पेनिसिलिन कहाँ आती है आपकी, यूज कहाँ होती है ना? एंटी माइक्रोबियल होती है ड्रग। स्ट्रेप्टोमाइसिन, मॉर्फिन क्या होती है आपकी? एनाल्जेसिक भी होती है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। ठीक है, एस्पिरिन क्या काम आती है आपकी? एस्पिरिन की डोज 150 mg तक की, एंटी प्लेटलेट्स एक्टिविटी रखती है, ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टी रखती है ना? क्या करती है आपके? पेन किलर की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको, बट इसके साइड इफेक्ट होते हैं, अल्सर, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। ये आप सिर्फ किस में मेनली यूज़ की जाती है? ब्लड थिनिंग एजेंसी, आपके ब्लड को पतला करने के लिए। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते रहेंगे। एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। विच बफर कंटेन्स बोरिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो कौन सा होता है जिसमें ये सब मिलेंगे? तो वो आपके एल्कलाइंस बोरेट बफर्स। कौन से हो गए? एल्कलाइन बोरेट बफर्स। ठीक है, तो आप मुझे फॉस्फेट बफर के बारे में कमेंट्स में बताएंगे कि फॉस्फेट बफर कहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, फॉस्फेट बफर कहाँ यूज़ किया जाता है? विच इज द डोजेज फॉर्म फॉर वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? विच ऑल द डोजेज फॉर्म फॉर वेजाइनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? पाउडर को आप वेजाइना से दे सकते हैं? नहीं। ठीक है, टैबलेट्स? नहीं। सिरप कैसे देंगे वेजाइना से? एलिक्सर से नहीं दे पाएंगे, जेल्स भी नहीं दे पाएंगे। तो इसमें क्रीम्स, पेस्ट, क्रीम क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अंदर खुद म्यूकस है, ये और जाके म्यूकस बना देगा। ठीक है, पेस्ट, स्प्रे, स्प्रे कैसे करेंगे? लिनीमेंट्स, तो इसमें ऑइंटमेंट आप दे सकते हैं, इमल्सन फॉर्म में आप दे सकते हैं, पैसिस दे सकते हैं, स्पंज, ये सब किस जगह दिए जाते हैं? आपके वैजाइनल रूट से दिए जा सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन है 4 नंबर, ट्रांसडर्मल पैच कैसे लगाएंगे वैजाइना के अंदर? ट्रांसडर्मल पैच, इमल्सन का इंजेक्शन कैसे देंगे वैजाइना में? तो इसका मतलब एक एक ऑप्शन अगर आपको नहीं भी आ रहा तो ऑप्शन काट के फिर उसका आंसर देना सीखिए। अगला क्वेश्चन है डैश डील्स with the proper selection and usage of drugs for the prevention and treatment of disease। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है? एडीएम, एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और आपका एलिमिनेशन। फार्माकोपिया, ठीक है, जिसमें अपने पूरे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए, प्रिपरेशंस लिखे हुए, फार्माकोपिया। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे लेटेस्ट फार्माकोपिया कब आया? लेटेस्ट फार्माकोपिया कब आया? फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग बॉडी के अंदर जाके क्या रिएक्शन शो कर रही है? ठीक है, जैसे सेडेटिव कर रही है या हिप्नोटाइज कर रही है या आपका, ठीक है, एंटी अस्थमेटिक ड्रग है, तो वो फार्माकोडायनेमिक होगा। अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर? तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जांपल क्रोमोलिन सोडियम। मास्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होती हैं आपके? ये मान लीजिए आपके मास्ट सेल है, कहाँ प्रेजेंट है? आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, बॉडी में, पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। अभी हम लंग्स की बात कर लेते हैं। लंग्स के अंदर जैसे आपको कोई एलर्जी हुई तो उसके अंदर इस मास्ट सेल में क्या होता है? हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो कोई भी आपको एलर्जी हुई, लंग्स छोड़िए, जहाँ भी आपको एलर्जी हुई, किसी भी टाइप की आपको एलर्जी है, तो उस कंडीशन में क्या होती है? मास्ट सेल्स के सबसे पहले क्या करती है? फट जाती हैं। लंग्स नहीं, किसी भी बॉडी ऑर्गन में ना, तो मास्ट सेल आपकी क्या होंगी? फटेंगे। फटेंगे तो हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट्स बाहर जाएंगे, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग बाहर जाएंगे, यानी कि यहाँ पर वाटरी सिक्रेशन हो जाएगा। हिस्टामिन वही आपका रिएक्शन शो करने लग जाएंगे तीनों मिलके। ठीक है, तो एलर्जिक रिएक्शन शो होती है। तो जब आपको एलर्जी हो तो उस कंडीशन में आप बाहर जा रहे हैं, मान लो जिस चीज़ से एलर्जी है, तो इस मास्ट सेल को ही स्टेबलाइज कर दीजिए। ये फटेगी नहीं तो ना आपका हिस्टामिन बाहर आएगा और ना आपको कोई एलर्जी शो होगी। उस कंडीशन में क्या दी जाती है? आपकी क्रोमोलिन सोडियम दी जाती है। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइज। अगला है आपका व्हाट विल बी द कन्वर्जन, ठीक है, और 1 टेबलफुल डोमेस्टिक मेजर इनटू ए मैट्रिक सिस्टम? तो इसका आंसर क्या आ गया आपका? 240.00 ml। ठीक है, इसमें मैट्रिक सिस्टम में बताना आपको, तो 240 ml आ गया। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आपको रट लेने हैं। रटने का मतलब पढ़ने में अच्छे से ध्यान लगाने में।
और जिन बच्चों को CISF के लिए स्पेशल बैच चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, ना कि कॉल। मैसेज करके आप पूछ लेना मैसेज में, ठीक है। जब फर्स्ट 100 स्टूडेंट हो जाएंगे, सिर्फ ओनली 100 स्टूडेंट्स को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। जब 100 स्टूडेंट हो जाएंगे तो आपका बैच स्टार्ट होगा। ये लगभग आपके 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपका टेस्ट लगवाए जाएंगे, ठीक है। और आपको कंप्लीट, जैसे जब तक CISF की वैकेंसी पूरी नहीं हो जाती, जो बच्चे 20 वैकेंसियाँ हैं, जो 20 लोग जब तक सिलेक्ट नहीं हो जाते, जब तक ये आपका बैच चलता रहेगा। उसको आपको कंप्लीट, जैसे फॉर्म भरने से, फॉर्म फिलिंग से लेके कंप्लीट बताया जाएगा। कंप्लीट मतलब पूरी थ्योरी क्लासेज दी जाएंगी। पेपर कैसा आएगा, जैसे अभी आपका ITBP का सोल्व करवा रहे, ऐसे पेपर सोल्व करवाए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको पढ़ाया जाएगा, थ्योरी जैसे पढ़ा दी, रिवीजन करवा दिया जाएगा, ठीक है। रिवीजन क्लासेज चलेंगी और आपका टेस्ट चलेंगे। आपको इधर उधर की टेस्ट सीरीज ज़्यादा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। कंप्लीट थ्योरी को आप बार बार रिवाइज करिए। क्वेश्चन सीधा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको सीधा लगेगा, और अगर पढ़ा नहीं है थ्योरी और सीधे आप MCQs लगाने चल दिए किसी भी कहीं भी, तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थ्योरी जब कंप्लीट आपको लगेगी, मुझे जो मैंने नोट्स बनाए उसमें से मुझे 100 के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 100 लेटर भी लिखे हैं, 100, ठीक है, मतलब 100 लाइनें अगर आपने उसमें लिख रखी है, 100 लाइन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सारे बनेंगे आपके नोट्स से। तो इस तरह से आपको कंप्लीट धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो इस नंबर पे आप दोबारा लिख देता हूँ नंबर। इस नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट 100 स्टूडेंट, ओनली 100 स्टूडेंट को ही क्लास दी जाएगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।